बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स एंड वाइब्रेशंस। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बेटा, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 7 के, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। जिस तरह से मैंने न्यूमेरिकल को लिखा है, प्रेजेंटेशन स्टाइल आप देख लें, गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन, आपने इस तरह से ही स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सा न्यूमेरिकल लॉन्ग में आ सकता है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन में, ये भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो लेक्चर का करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 7.1। 7.1 है जी, द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ टिपिकल स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। बेटा, आपको जो है स्पीड बता दी गई है वेव की, ठीक है, जो से स्ट्रिंग पर बन रही है। ठीक है, यानी कि आपके पास ये जो वेव बन रही है, हमने पढ़ा था स्टेशनरी वेव में स्ट्रेस स्ट्रिंग। स्ट्रेस स्ट्रिंग का केस है जिसमें स्पीड ऑफ वेव बताई गई है, वी नोट कर लें गिवन डाटा में 24 मीटर पर सेकेंड। What driving frequency will it resonate if its length is 6 मीटर? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी बता दी गई है जो कि 6 मीटर है। अब आपसे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है जब इसको रेजोनेट किया जाए, वाइब्रेट किया जाए। अब हमने पढ़ा था कि जब हम किसी स्ट्रिंग को बेटा मिडल से सेंटर से प्लग करते हैं, तो जो उसके फिक्स एंड्स होते हैं वहाँ पर आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती है, तो नोड बनते हैं। और ये जो सेंट्रल वाला हिस्सा है, यहाँ पर बेटा आपके पास एंटी नोड क्रिएट होता है। ठीक है, अब फिक्स एंड्स जो हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है पार्टिकल्स के पास। ठीक है, तो यहाँ पर नोड बना, इधर भी नोड बना, तो दो नोड हो गए, एक एंटी नोड हो गया। और इसे हम कहते थे फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1। तो इस केस में जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। जब आपको किसी न्यूमेरिकल में ना बताया जाए ना कि आपने ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब वो रेजोनेट कर रही है, तो इसका मतलब आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जब आपने स्ट्रिंग को सेंटर से प्लग किया। ठीक है, हमने पढ़ा था एक ट्रांसफर वेव इधर जाती थी, एक ट्रांसफर वेव इधर जाती थी, और ये आपको जो है एक लूप मिलती थी। तो अब आपने एफ़ कैलकुलेट करना है। काम हो गया आसान। हमने पढ़ा है टॉपिक स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग में कि फार्मूला होता है एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 12। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो 4n इज इक्वल टू 1। हम कितना पुट करेंगे n को? 1। तो बनेगा बेटा v ओवर 12। तो v था बेटा आपके पास 24, पुट कर दें, डिवाइडेड बाय 2, और l था 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 12। तो 24 ओवर 12 बेटा हमारे पास बन जाएगा 2। ठीक है, तो आपके पास F1, या आप इसे F भी लिख सकते हैं क्योंकि इधर मैंने F नोट किया था। तो ये आ गया जी 2 हर्ट्स। अब ये जो इस तरह का न्यूमेरिकल है ना बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आ सकता है लेकिन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेकंड भी जो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसी MCQ की स्टेटमेंट में आ सकता है ये। द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.75 मीटर इज 400 हर्ट्स। बेटा एक ना यहाँ पर बात हो रही है गिटार स्ट्रिंग की, जिसकी आपको लेंथ बता दी गई है, लेंथ नोट करें 0.75 मीटर, और फ्रीक्वेंसी बता दी गई है 400 हर्ट्स। अब मैंने यहाँ पे भी F1 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में देखें तो आपको एक हिंट दिया गया है, द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट रेजोनेंस का मतलब है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो वो तो F1 होती है, तो इसलिए मैंने F1 लिख लिया यहाँ पर। F1 कितना है? 400 हर्ट्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने बताया था ना जो ट्रांसफर वेव बनती है, एक ट्रांसफर वेव इधर जाती है, एक ट्रांसफर वेव इधर जाती है, वो इस ट्रांसफर वेव की स्पीड पूछ रहा है आपसे, v पूछ रहा है। अगेन वही फार्मूला बेटा, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 12। अच्छा जी, अब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो n1 होगा। F1 इज इक्वल टू v ओवर 12। v, अब v निकालना है, तो बेटा 2l को ना F1 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो v आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय 2l। v इज इक्वल टू F1 की वैल्यू 400 मल्टीप्लाई बाय 2, और l था आपके पास 0.75, आंसर आ जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी,
फिर बेटा आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 7.3। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, तवज्जो से सुनिएगा, इंतहाई आसान है। अ ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड। एक बेटा ट्यूनिंग फोक है ए, ठीक है। अब ये कितनी बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है? 4 बीट्स पर सेकेंड में, विद एन अदर ट्यूनिंग फोक बी, ठीक है। और एक जब दूसरा ट्यूनिंग फोक बी है, ठीक है। आपको पता है ना कि नंबर ऑफ बीट्स जो हैं ये आपके पास डिफरेंस होती हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि एफ ए माइनस एफ बी या एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो एक सेकंड में 4 बीट सुनाई दे रही हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट बाय लोडिंग बी विथ सम वैक्स। अब कहता है कि जो मोम है ना, वैक्स, वो लगा दी गई है बी वाले ट्यूनिंग फोक पे। द बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस टू 6 बीट्स पर सेकेंड। अब जो आपके पास बीट फ्रिक्वेंसी आ रही है ना, पहले आ रही थी 4 बीट्स वैक्स लगाने से पहले, बिफोर लोडिंग, ठीक है। आफ्टर लोडिंग बेटा आपके पास कितनी आ रही है? 6 बीट्स पर सेकेंड। अब एक सेकेंड में 6 बीट सुनाई दे रही हैं। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज 320 हर्ट्स। अच्छा, ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रिक्वेंसी गिवन है, नोट कर लें गिवन डाटा में, एफ ए से 320 हर्ट्स। डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ बी व्हेन लोडेड। आपने ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रिक्वेंसी बतानी है जब उस पर वैक्स लगाई हुई है, ठीक है, लोडेड है जब। एफ तो मैंने तो लिखा है एफ बी। अब बेटा ये एफ बी फेसबुक नहीं है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी है, सही जाग रहे हैं ना। तो एफ बी और साथ हमने क्या लिख दिया? लोडिंग, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ट्यूनिंग फोर्क जब हमने उसके मोम लगा दी, वैक्स लगा दी, लोड कर दिया उसे, ठीक है। अब देखें सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। अच्छा, गिवन डाटा में ये भी पॉइंट्स एक दफ़ा दोबारा देख लें कि इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी को मैंने लिखा है एफ बीट, आगे आई एन आई इनिशियल है, और एफ बीट एफ आई एन मीन फाइनल। तो इनिशियल 4 हर्ट्ज थी, फाइनल 6 हर्ट्ज थी। तो सोल्यूशन में देखें बिफोर लोडिंग वैक्स, वैक्स लगाने से पहले, ठीक है, किस पे लगाई थी वैक्स? सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क बी पे। तो बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या होता है जी? एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो बेटा अगर मुझे एफ बी चाहिए तो ये एफ बी इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस एन को इधर ले जाए, इधर ले जाए, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस एन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस माइनस एन, ठीक है। 2 केसेस बन गए, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन का और एफ ए माइनस एन का। तो एफ ए प्लस एन बनेगा 320 प्लस 4, 324 हर्ट्स, ठीक है। और एफ ए माइनस एन बनेगा 320 माइनस 4, 316 हर्ट्स। तो एक वैल्यू आई बेटा 324 हर्ट्स, एक वैल्यू आई 316 हर्ट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैक्स लगाने से ये जो बी वाला ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी वैल्यू फ्रिक्वेंसी की बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? हमने पढ़ा था थ्योरी में, और हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी ये कि जब हम किसी ट्यूनिंग फोर्क पे बेटा वैक्स लगाते हैं, लोड करते हैं उसे वैक्स से, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। अब जो आपके पास बी की वैल्यू आ रही है ना, वो बेटा एक तो आ रही है 324 और एक आ रही है 316, ठीक है। अब हमने इनसे कंपेयर करके देखना है कि लोडिंग जब हम करते हैं वैक्स की तो फ्रिक्वेंसी कौन सी कम होगी, ये वाली कम, इससे कम वैल्यू आएगी या इसके मुकाबले में कम आएगी? जब कम आएगी ना वो ट्रू वैल्यू है। तो देखें आफ्टर लोडिंग वैक्स ऑन बी, अब हमने क्या लगा दी जी? वैक्स, वैक्स लगा दी। अगेन फार्मूला तो वही है, एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अगेन माइनस एफ बी को इधर ले जाएं और प्लस माइनस एन को इधर ले जाएं, तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस माइनस एन। अब बेटा लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने जो वैल्यू एन की ली थी वो बिफोर लोडिंग थी, और वो कितनी थी? एफ बीट आपके पास 4 हर्ट्स, और एफ बीट फाइनल जिसे हम एन कहते हैं अब कितना है? 6 हर्ट्स। तो बेटा यहाँ पर हमने एन 6 पुट करना है, ठीक है। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन, ठीक है। तो एफ ए कितना था? 320, 320 प्लस 6, 326 हर्ट्स। इसी तरह बेटा एफ बी इज इक्वल टू एफ ए माइनस एन, एफ ए था 320 माइनस 6, तो ये बनेगा 314 हर्ट्स। अब अगर हम देखें एफ बी की ये वाली वैल्यू 324 हर्ट्स, तो ये कितनी हो गई लोडिंग वैक्स के बाद? 326, ये तो बढ़ गई। हमने तो कहा है कि वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसका मतलब है ये 324 326 वाली तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। और आंसर हमने देखना भी क्या है? लोडिंग वैक्स, इनमें से आंसर है, इसका मतलब 326 तो आंसर ही नहीं है। तो कौन सा आंसर है? 314 हर्ट्स। कैसे? मैंने कहा था वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अगर मैं 316 बिफोर कंसीडर करूं
एफ बी की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आफ्टर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 314 हर्ट्स, और इसकी 2 हर्ट्स बेटा फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, कम हुई है वैक्स लगाने से। और अगर हम डिफरेंस देखें 320 और 314 का, तो वो 6 हर्ट्ज है, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। सिंस लोडिंग विद वैक्स डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी, वैक्स लगाने से, मोम लगाने से फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क बी की कम हुई। द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज लेस देन बिफोर, तो जो नई फ्रीक्वेंसी है वो पिछली से कम होनी चाहिए। 324 तो बढ़ के 326 हो गया, जबकि 316 कम होकर 314 हो गया। इसका मतलब 314 हर्ट्ज करेक्ट आंसर है। सो एफ बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी आफ्टर लोडिंग विद वैक्स इज इक्वल टू 314 हर्ट्ज। फिर बेटा आपके पास न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, 7.4 समझना है आपने इसको, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अ स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, बेटा एक स्टील वायर है जी जिसको ना हमने वर्टिकली एक फिक्स पॉइंट के साथ लटकाया हुआ है, स्पोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन, और साथ हमने वेट कनेक्ट किया हुआ है 80 न्यूटन का। अब ना उस स्ट्रिंग में, वो जो स्टील वायर है उसमें बेटा टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये वेट जो है, वेट और टेंशन बराबर होती है, तो आप इसे वेट की जगह फोर्स भी लिख सकते हैं, तो टेंशन लिख लें या एफ लिख लें, वो कितना है 80 न्यूटन एट इट्स लोअर एंड, ठीक है, लोअर एंड पे वेट होता है ना। द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.5 मिलीमीटर, अच्छा डायमीटर नोट करें जी, स्मॉल डी से 0.50 मिली होता है बेटा 10⁻³ और साथ आ गया मीटर, मिली प्रीफिक्सेस है। अच्छा अब यहाँ पर ना हमें रेडियस भी चाहिए, तो मैंने आगे ही रेडियस निकाल लिया, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। तो ये साथ ही आप लिख लें गिवन डाटा में कि रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर d/2। तो 0.50 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा ना, बनेगा 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ एज इट इज़ रहेगा, 7 मीटर आ जाएगा। एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द वेट इज़ 1.5 मीटर, लेंथ बेटा नोट कर लें 1.5 मीटर है। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द वायर व्हेन इट इज़ प्लग्ड, कहता है जब उस वायर को, स्टील वायर को प्लग किया जा रहा है, तो जो उससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है ना F1 जब n कितना होता है 1, कहता है वो बताएं। डेंसिटी ऑफ स्टील वायर इज 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी नोट कर लें जी, 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ kgm-3। अब बेटा हमने ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखिए फार्मूला आप जानते हैं, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, वी नो डैट Fn इज इक्वल टू NV/2L, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर N1 है, ठीक है, और ये जो V है ना, V बेटा, V का फार्मूला आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू √F/m, जिसमें F टेंशन था और ये M मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है। अब सारी कहानी आकर रुक गई इस वैल्यू पर कि भाई ये M की क्या वैल्यू है मैस पर यूनिट लेंथ की। तो सबसे पहले तो आप ये दोनों बातें इधर पुट करें, तो F1 आएगा, N की जगह 1 आ गया, 1/2L मल्टीप्लाई V की जगह √F/m। हमारे पास L भी है, ये देखें ये रहा, हमारे पास F भी है, ये देखें ये रहा। मसला आ रहा है इस M पे, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये मैं जिन बच्चों को नहीं पता, मैं कहूँगा कि एक दफ़ा स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग का टॉपिक लाजमी देखें ताकि आपको पता चले, सही। अच्छा फिर देखें, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैस पर यूनिट लेंथ। पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, मैस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू। वो कैसे आएगा, देखिए डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब ना मैंने यहाँ पर मैस के ऊपर प्राइम लगाया है, प्राइम वाला इधर मैंने लिख दिया है, प्राइम वाला मैस है और बगैर प्राइम वाला मैस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो इससे फ़र्क करने के लिए ना मैंने प्राइम यूज़ किया है। तो डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम बेटा हमारे पास होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो रो इज इक्वल टू M प्राइम ओवर A मल्टीप्लाई बाय L। अब ये जो M प्राइम ओवर L है ना बेटा, ये मैस और ये लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ, इसको मैं M लिख रहा हूँ, तो रो बन जाएगा M/A। रो क्या बन जाएगा, M/A। अब अगेन कह रहा हूँ, ये ऊपर वाला मैस नहीं है, ये मैस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। और मुझे यही चाहिए था, तो मैं एरिया को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो M आ जाएगा रो इंटू A, यानी कि मैस पर यूनिट लेंथ हमारे पास आ गया डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया।
अब एरिया हमारे पास सर्कुलर शेप का होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो एक ही जगह पुट कर दे पाई आर स्क्वायर। तो मैथ आपके पास आ गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर। रो था जी 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय पाई था 3.14 और आर था 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर। सबको बेटा सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा 1.53 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg पर मीटर, क्योंकि ये क्या है मैथ पर यूनिट लेंथ है तो इसलिए यहाँ पर यूनिट है kg पर मीटर। अब काम आसान हो गया, आ गया ना, हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें। इक्वेशन 1 becomes F1 is equal to 1/2L मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट F over M। वैल्यूज पुट कर देंगे जी, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय L की जगह 1.5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट F की जगह 80 और M की जगह जो हमने अभी कैलकुलेट किया 1.53 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये जो आपके पास फ्रैक्शन है इसका आंसर आएगा 5224 ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा ये जब आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो ये 3 बनेगा, तो ये 1/3 बन जाएगा। और जब ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 228.57 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से तो बन जाएगा 76.2 हर्ट्स। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया जी 76.2 हर्ट्स, जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी 7.5। एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नियरली 500 वाट पर मीटर स्क्वायर। आपको जो है ना इंटेंसिटी बता दी गई है सनलाइट की जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, आप आई नोट कर लें 500 वाट पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन अ सोलर पैनल। आपने बताना है कि कितनी एनर्जी जो है ना वो वेव्स लेके आ रही हैं सनलाइट, जो कि सोलर पैनल कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो एनर्जी आपने फाइंड करनी है, तो टू फाइंड में एनर्जी लिख लें। हैविंग एरिया 0.50 मीटर स्क्वायर। जो सोलर पैनल प्लेट है बेटा उसका एरिया बता दिया है, कितना एरिया 0.50 मीटर स्क्वायर इन 4 आवर्स। अच्छा टाइम भी बता दिया आपको कि टाइम कितना है 4 घंटे। अब 1 घंटे में बेटा 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप लिखें 4 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट और मिनट की जगह आ जाएगा 60 सेकंड और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास टाइम 14400 सेकंड, ठीक है जी। तो अब आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो बेटा वी नो डैट हम जानते हैं कि इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई ओवर ए मल्टीप्लाई बाय टी। तो हमें तो ई चाहिए, तो ए टी को आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ई बन जाएगा आई ए टी। वैल्यूज पुट करें, ई इज इक्वल टू आई की जगह आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय एरिया की जगह 0.50, टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया 14400 और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 500 को 0.5 से तो बनेगा 250 मल्टीप्लाई बाय 14400 और ये बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जाउल। अच्छा बुक में यही लिखा हुआ है, यहीं तक आप इसे लीव कर दें, छोड़ दें, वरना अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 3.6 मेगा जाउल। मेगा प्रीफिक्सेस है 10⁻6 के बराबर होता है, ठीक है जी। फिर इसी तरह जी आपके पास 7.6 है और इसका कोई भी पार्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पार्ट ए है इफ़ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 16 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी नोट कर लें बेटा 16 वाट पर मीटर स्क्वायर है एंड द एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर। एम्पलीट्यूड जो आपके पास है वो 2 मीटर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, आपने के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसी तरह पार्ट बी में अगर आप देखें, पार्ट बी है इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज़ 25 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी कितनी है इसका गिवन डाटा देखें 25 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड द कांस्टेंट के इज़, अब जो के कांस्टेंट है ना आपके पास उसकी वैल्यू बता दी 5 वाट m-4, ठीक है जी। ये मैंने नोट किया हुआ है के इज इक्वल टू 5 वाट m-4। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड, मतलब एक में कांस्टेंट पूछ रहा है एक में एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो सेकंड में एम्पलीट्यूड निकालना है और पहले में कांस्टेंट, दोनों सिमिलर है। देखें वी नो डैट, हम जानते हैं इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ठीक है। हमें के चाहिए तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, के आ जाएगा आई ओवर ए स्क्वायर,
ठीक है, आई की वैल्यू है बेटा 16, ए की वैल्यू थी 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 वन ज़ा 4 और 4 फोर ज़ा 16, तो बेटा ये आ जाएगा 4 वाट m-4। अच्छा, ये यूनिट जो है ये आपके पास पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि के जो आपके पास है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है या डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, बात समझ रहे हैं, इसके यूनिट है तो इसके मतलब इसकी डायमेंशन है। और ये कैसे आया यूनिट, देखें इंटेंसिटी का यूनिट हमने पढ़ा था, इंटेंसिटी का यूनिट था वाट पर मीटर स्क्वायर, WM-2। अब ये नीचे एरिया नहीं है, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है मीटर, मीटर का स्क्वायर है, ऊपर जाके m-2 होगा, तो एक पहले से ही आ रहा है m-2 वाट पर मीटर स्क्वायर में, और एक m-2 ये, तो ये m-4 बनता है। अच्छा, फिर पार्ट बी में जी हमें इंटेंसिटी गिवन थी, के गिवन था, हमने ए निकालना है, अगेन वही फार्मूला, वी नो डैट आई इज इक्वल टू के स्केयर। तो हमें अब ए स्केयर की वैल्यू मतलब ए चाहिए, तो हम के से डिवाइड करेंगे, ए स्केयर इज इक्वल टू आई ओवर के, ए स्केयर इज इक्वल टू आई की जगह बेटा 25 आ जाएगा, के की जगह 5 आ जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 आ गया। ये ए स्केयर है तो हम बोथ साइड्स पर स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, तो ए आ जाएगा √5 विच इज़ इक्वल टू 2.24 मीटर। ठीक है जी, तो ये एम्पलीट्यूड आ गया आपके पास। फिर जैसे बेटा आपके पास न्यूमेरिकल था 6, इसी तरह आपके पास न्यूमेरिकल है 7, जिसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो देखें, ए पार्ट है अ साउंड सिस्टम प्रोड्यूस 200 वाट्स ऑफ पावर, एक साउंड सिस्टम है जिससे जो पावर बेटा यूज़ हो रही है वो कितनी है 200, ठीक है, वाट। तो पावर नोट करें गिवन डाटा में, P इज इक्वल टू 200 वाट। इफ़ द साउंड इज डायरेक्टेड एट अ क्राउड विद एन एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया बता दिया गया है कि साउंड कितने एरिया तक फैला हुआ है, ऑडियंस को सुनाई दे रहा है, 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, आई बेटा आपने कैलकुलेट करना है, पहले पहला पार्ट ही देखें। देखिए मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब बेटा ये जो एनर्जी ओवर टाइम है ना, इसको हम पावर लिख सकते हैं। कैसे, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, W ओवर टाइम, और वर्क होता है वर्क इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ओवर टाइम भी पावर होता है, तो E ओवर टी P बन गया, तो ये बन गया I इज इक्वल टू P ओवर A। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दें बस, P की जगह आ जाएगा 200, A की जगह आ जाएगा 150, डिवाइड करें, आंसर आ गया 1.33 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अ लाइट बल्ब एमिट्स 100 वाट ऑफ पावर, एक लाइट बल्ब है जी, और जो वो लाइट इमिट कर रहा है और कितनी पावर ले रहा है वो सोर्स से, इलेक्ट्रिकल सोर्स से 100 वाट। पावर नोट कर लेते हैं जी, 100 वाट। इफ़ द लाइट इज सेपरेट आउट इवनली ओवर अ स्फीयर विद अ सरफेस एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, लें जी सरफेस एरिया भी गिवन है ए 400 मीटर स्क्वायर, नोट कर लिया हमने। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब आप जानते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, P ओवर A। तो बेटा आपने लिख लिया इधर I इज इक्वल टू P की जगह आ गया आपके पास 100, एरिया आ गया 400, 20 से कट गए, और 1/4 होता है 0.25, तो इंटेंसिटी आ गई 0.25 वाट पर मीटर स्क्वायर। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल 7.6, 7.7 बहुत इंपॉर्टेंट थे, 7.8 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं जी। अ रेडियो एंटीना, एक रेडियो एंटीना है, ब्रॉडकास्ट 500 वाट्स ऑफ पावर। कितनी पावर ले रहा है बेटा ये सोर्स से, इलेक्ट्रिकल सोर्स से 500 वाट। P इज इक्वल टू 500 वाट इफ़ द सिग्नल इज रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अच्छा, जहाँ से सिग्नल इसे रिसीव हो रहा है ना, R जो फासला है वो है 10 किलोमीटर। अब किलो प्रीफिक्सेस है 10⁻³ और एक ये खुद 10 है, तो 10 की ऊपर क्वेश्चन लिखा तो पावर 1 है, तो 1 + 3 4 होता है, तो मैं R लिख रहा हूँ 10⁴ मीटर लिख लें या 10,000 मीटर लिख लें, एक ही बात है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, हमने आई कैलकुलेट करना है सिंपली। तो देखें सिंपल है, वी नो डैट, अभी हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी क्या थी, पावर पर यूनिट एरिया। अब देखिए यहाँ पर स्फेयर के लिए जो आपके पास एंटीना है ना, ये स्फेयर फॉर्म में है, तो स्फेयर के लिए हमने एरिया पढ़ा है A इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, एरिया तो I इज इक्वल टू P, एक ही जगह लिख लें 4πr², वैल्यूज पुट करें, I इज इक्वल टू P की जगह आ गया 500,
डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपके पास आ गया 10,000 का स्क्वायर। अच्छा जी, डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करें 3.14 से बनता है 12.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और उसकी पावर 2 है तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप 500 को सिंपली डिवाइड कर दें 12.56 पे, आंसर आ जाएगा 39.80 और ये 8 ऊपर जाके बचेगा -8। ठीक है। अब हमने ना इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, हमने इसको लेकर आना है साइंटिफिक नोटेशन में। आप ये समझ लें आसान लफ्ज़ों में, हम इस डेसिमल को एक डेसिमल लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। हमने पढ़ा था जब हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं ना, तो हमारे पास पावर में जितने भी हम डिजिट मूव करते हैं उतना ऐड होता है। हम एक डिजिट मूव कर रहे हैं तो +1 होगा, तो -8 + 1 -7 बन जाएगा। ठीक है। तो बेटा ये बन जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। फिर जी आपके पास न्यूमेरिकल है 7.9। एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। अच्छा, मोस्ट फेवरेट न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मशहूर ज़माना है, पिछली बुक में भी था, इस बुक में भी है और अक्सर पास पेपर्स में आ जाता है। तो देखें, एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। सबसे पहले तो लेंथ नोट कर लें, ऑर्गन पाइप की 1 मीटर है। ठीक है जी। डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल एंड द फर्स्ट टू हार्मोनिक। अच्छा, फंडामेंटल मीन F1 और फर्स्ट टू हार्मोनिक क्या उनसे होंगे आपके पास? एक तो आपके पास होगा F1 तो आपका फंडामेंटल हो गया, और उससे नेक्स्ट F2 होगा और F3 होगा। ठीक है। ये तो है अगर आपके पास पाइप क्या है, ओपन एट बोथ एंड, क्योंकि पार्ट ए में उसने लिखा है पाइप दोनों एंड से ओपन है। ठीक है। F1 F2 F3। इफ़ द पाइप इज क्लोज एट वन एंड, तो यहाँ तो ऑड हार्मोनिक्स बनते थे इस केस में, हमने लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ F1, उसके बाद F3 और F5, मतलब पार्ट ए में हमने F1 F2 F3 निकालना है और पार्ट बी में F1 F3 और F5 निकालना है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड, नोट कर लें, ये भी V गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। अब पार्ट ए है सबसे पहले, तो F1 F2 F3 निकालना है, सिंपल है। वी नो डैट, हमने पढ़ा है कि अगर पाइप बोथ एंड से ओपन है तो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/12, क्योंकि n की वैल्यू 1 होती है। NV/12 फार्मूला होता है, बट n 1 है तो V/12। तो F1 = V की जगह 340/2 × L 1 है, तो 340 डिवाइडेड बाई 2, आंसर सिंपली आ गया 170 हर्ट्स। अब हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसीज क्वांटाइज्ड होती हैं, मतलब इंटेग्रल मल्टीपल होती हैं सब मिनिमम वैल्यू का। ठीक है। तो F2 आपके पास आ जाएगा 2F1। कैसे? हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था Fn = NF1, तो F2 = 2F1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 170 आ जाएगा 340 हर्ट्स। इसी तरह F3 होगा 3F1, तो F3 = 3, F1 170 था, तो ये बन जाएगा 510 हर्ट्स। ठीक है जी। तो आपके पास F1 F2 F3 आ गया। अब जब पाइप क्या है पार्ट बी में, जब पाइप एक एंड से क्लोज है, तो मैंने कहा ऑड हार्मोनिक्स हैं, तो F1 F3 और F5 कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो लेंथ वही है 1 मीटर और स्पीड ऑफ साउंड सेम है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब देखें सॉल्यूशन। वी नो डैट, हम जानते हैं बेटा कि जब फंडामेंटल की बात हो रही है तो n कितना है 1, बट यहाँ पर फार्मूला में थोड़ा सा चेंज है। NV/4L फार्मूला होता है अगर पाइप एक एंड से क्लोज्ड है, तो n 1 है तो ये बनेगा V/4L। ठीक है। वहाँ था V/2L, यहाँ है V/4L, ये गलती ना कीजिएगा पेपर में। V की जगह आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 4 और L की जगह 1, वो 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 340 डिवाइडेड बाय 4 बनेगा 85 हर्ट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट बनेगा F3 = 3F1, तो वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 85 255 हर्ट्स। फिर बेटा F5 आएगा आपके पास, Fn = NF1 से 5F1, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 85 बनेगा 425 हर्ट्स। ठीक है जी। फिर बेटा आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है जी, और ये बड़ी स्टेटमेंट वाला अक्सर पेपर में नहीं आते, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके पेपर में नहीं आएगा। अगर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, तो तवज्जो से इसे भी सुनिएगा। 7.10 A train is approaching a station at 90 km/h.
अच्छा जी, आपको ना सोर्स की स्पीड बता दी गई है। एक ट्रेन है जो स्टेशन की तरफ जा रही है, यूएस हम लिखते हैं, स्पीड ऑफ सोर्स यूएस 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 90 किलो होता है बेटा 1000 मीटर, और एक घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 3600 सेकंड कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। सही। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है, ना भी गिवन हो तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्स, हॉर्न बजा रहा है जी मुसलसल, और फ्रिक्वेंसी है 1000 हर्ट्स। ठीक है। What will be the apparent frequency of the whistle as heard by listener standing on the platform? अच्छा, जो ट्रेन है ना ये स्टेशन की तरफ जा रही है और स्टेशन पे ही बंदा बैठा है, कह रहा है बताएं उसकी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई देगी। भाई उससे अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी 1000 की बनिस्बत, क्योंकि उसकी तरफ ट्रेन मूव कर रही है। ट्रेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर का केस है। What will be the apparent frequency heard by the same listener if the train moves away from the station? अच्छा, ट्रेन आई, आके उसने पैसेंजर उतारे, अब वो वापस जा रही है। ठीक है। जब ट्रेन कह रहा है उससे अवे मूव करिए तो बताएं अब सेम स्पीड ऑफ साउंड के साथ, और सेम स्पीड ऑफ साउंड और सेम स्पीड ट्रेन की भी है, मतलब जो पहले थी 90 किलोमीटर पर आवर जो कि 25 मीटर पर सेकंड है। तो कहता है अब उससे अवे मूव कर रही है, आप बताया क्या होगा। अवे मूव कर रही है तो भाई अब फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो पहले केस में टू वर्ड्स का केस है, दूसरे में अवे का केस है। ठीक है। तो जो टू वर्ड्स का केस है ना उसमें मैंने एफ सिंगल प्राइम से लिखा है, ट्रेन मूव टू वर्ड्स। ठीक है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी को सिंगल प्राइम से लिखा है, जबकि ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर उसको मैंने डबल प्राइम से लिखा है। ठीक है। तो आपने पढ़ा था जब ट्रेन जो है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव करती है तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, और फार्मूला में नीचे माइनस आता है। और जब ट्रेन अवे मूव करती है तो आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो नीचे फार्मूले में प्लस आता है। तो ये फार्मूला आज पढ़े हुए हैं हमने। ठीक है जी। व्हेन ट्रेन अप्रोचिंग लिसनर, जब ट्रेन लिसनर की तरफ जा रही है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, द पेरेंट फ्रिक्वेंसी इज इंक्रीजेस, एफ इंक्रीज होगा ना, एफ प्राइम, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ। वैल्यूज पुट करें, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी था बेटा 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस यू एस की जगह 25 इंटू 1000, और 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 25 बनता है 315 मल्टीप्लाई बाय 1000, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1079.4 हर्ट्स। तो मैंने कहा था फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। देखें 1000 से वैल्यू बढ़ के तकरीबन 1080 के करीब चली गई है। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेन उससे अवे मूव कर रही है, मैंने कहा था फ्रिक्वेंसी कम होगी। व्हेन ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द लिसनर और ऑब्जर्वर द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इज एफ डबल प्राइम डिक्रीजेस। एफ डबल प्राइम क्या है जी, इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ। एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू 340 वी की जगह, नीचे भी वी की जगह 340 प्लस यू एस की जगह 25 मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, यहाँ पर एक ज़ीरो नहीं लिखा हुआ, ये गलती है, छोटी सी, इसको करेक्ट कीजिएगा। ये 100 नहीं है, ये 1000 है। ठीक है। 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस 25 365 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये बनेगा 931.5 हर्ट्स। तो एफ डबल प्राइम आ गया आपके पास 931.5 हर्ट्स। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।